हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय। आपके पास अब हम लोग ये आपका केस नंबर सेकंड था जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल जीरो आया था। अब थर्ड केस आपको बताना था जो कि डाइपोल के लिए थर्ड केस था और वो था पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द डाइपोल। ठीक है, डाइपोल के प्लेन से कहीं पर भी एक पॉइंट कंसिडर करेंगे और उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा एट एनी पॉइंट। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा। तो फिर सबसे पहले तो आपको डाइपोल बनाना होगा और डाइपोल के लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा जो कि आप पॉइंट ए कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ से 2L डिस्टेंस पर कितना डिस्टेंस आप रखोगे 2L, और 2L डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का आप पॉइंट बी पे रखोगे। आपको पहले से पता है कि आपको एक सेंटर बनाना ही है जिसको आप O लिखोगे, तो आप यहाँ पर इसको O बना दोगे। ठीक है, हम कहीं पर भी एक पॉइंट पी कंसिडर कर ले रहे हैं जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बात सुन रही है? अब हम लोगों को इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना होगा और इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा। दोनों पोटेंशियल को हम लोग ऐड करेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले आप पॉइंट ए और पॉइंट पी को एक दूसरे से ज्वाइन कीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल, और आप इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। फिर ऐसे ही पॉइंट बी को भी आप पी पॉइंट से ज्वाइन करोगे। अब आप जो भी इक्वेटोरियल या एक्सियल पॉइंट में लिए आपने और पॉइंट ओ से और पी तक का डिस्टेंस हमेशा आर मानते आए हैं, तो यहाँ पर भी आपको आर ही रखना है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इससे पहले जब आप एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे थे तो आपको एपी और बीपी की वैल्यू इजीली मिल जा रही थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर ये पॉइंट हमारा फिक्स है अलग एनी पॉइंट पे, तो यहाँ पर एंगल बदल सकता है। तो हो सकता है कि हमने यहाँ पर एंगल थीटा मान रखा है। ठीक है, इस डिस्टेंस को आपको लेना है एल, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 2L है और ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा एल। ठीक है, अब आपको एपी और बीपी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको ये जो ओपी वाला लाइन है इसको थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड करना है और पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन ओपी पर। जहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा वहाँ पर आप उस पॉइंट को एम मान लीजिए, और ऐसे ही लाइन ओपी पर पॉइंट बी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और उस पॉइंट को आप कंसिडर कर लोगे एन। ठीक है, अब ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। बात सुन रही है? अब यहाँ पर एजम्पशन आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि ए पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एम पी एंड बी पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन पी। मैं क्या फिर से बोल रहा हूँ, दिस ए पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस एम पी एंड दिस बी पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन पी। तो सबसे पहला आपको कंसिडर यही कर लेना है कि जो हमारा ए पी है दैट ए पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एम पी। एम पी मतलब क्या हुआ? एम पी का मतलब हुआ कि ओ पी प्लस ओ एम, तो आप इसको लिख सकते हो ओ पी प्लस ओ एम। ठीक है, ऐसे ही अब ओ पी और ओ एम निकालना है और साथ साथ हमारे पास है बी पी, और बी पी को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन पी कंसिडर करेंगे तो आप एन पी लिख लेंगे। एन पी को आप ओ पी माइनस ओ एन भी लिख सकते हैं, तो आप लिख दिए ओ पी माइनस ओ एन। अब यहाँ पर ओ पी की वैल्यू आपको पता है, ओ पी की वैल्यू यहाँ पर हमने आर कंसिडर कर रखा था। ओ एम और ओ एन की बात आती है, इसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप कॉस थीटा निकाल लीजिए ट्रायंगल ओ ए एन से। तो इन ट्रायंगल ओ ए एन, ट्रायंगल ओ ए एन से अगर कॉस थीटा निकालते हैं आप, तो कॉस थीटा बराबर आता है ओ एन अपॉन ओ ए। ठीक है, ओ एन अपॉन ए ओ ए आएगा, सॉरी ओ एम अपॉन ओ ए आएगा। तो उस हिसाब से आप जब ओ एम निकालोगे तो आप लिख सकते हो ओ ए कॉस थीटा। बात आ रही है ओ ए की, ओ ए का मतलब एल, तो आप लिख सकते हो ओ एम इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। अब हमारे पास अगला टर्म आ रहा है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, वो है ओ एन। तो फिर आपको दूसरा वाला ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा इन ट्रायंगल ओ बी एम।
अब इस ट्रायंगल में फिर आप कॉस थीटा कंसिडर करो। जब आप कॉस थीटा कंसिडर करोगे तो आएगा ओ एन अपॉन ओ बी। ठीक है, तो अगर आप ओ बी लिखते हो तो ओ एन लिखते हो तो ओ एन इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी कॉस थीटा। ठीक है, और ओ बी की वैल्यू कितनी है एल, तो आप फिर ओ एन की वैल्यू मिल गई हम लोग को एल कॉस थीटा। तो जो हम लोग को चाहिए था ओ एन की वैल्यू और ओ एम की वैल्यू, ये वैल्यू हम लोगों को इस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हम ए पी और बी पी पा सकें। तो यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू ओ पी की जगह हमारे पास आर हो जाएगा और ओ एम की जगह हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो ये हम लोग को मिल गया। और ऐसे ही जब बी पी की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, जो हम लोगों को प्रॉब्लम कर रहा था वो अब हम लोग का सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आर है अब बहुत बड़ा है इससे एल से। ठीक है, तो सबसे पहले आप पोटेंशियल निकालिए पॉइंट पी पर माइनस क्यू की वजह से, फिर प्लस क्यू की वजह से। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू निकाल लेते हैं, फिर माइनस क्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप पोटेंशियल निकालिए पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो लिखेंगे आप कि पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल मिल जाएगा V1 और V1 आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज प्लस क्यू है डिवाइड बाई आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा BP। तो इस हिसाब से आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू और BP की वैल्यू हो जाएगी R माइनस एल कॉस थीटा। ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी V1 की। ठीक है, इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज के लिए, अब माइनस क्यू के लिए। तो आप लिख लेंगे माइनस क्यू। तो यहाँ से आपको पोटेंशियल क्या निकलेगा V2, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आप लिखेंगे माइनस क्यू, ये हो जाएगा AP की वैल्यू क्या है, ये R प्लस एल कॉस थीटा। तो आप लिख लोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू और आप इसको लिख लो R प्लस एल कॉस थीटा और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 होगा। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, हम लोग उसका एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो लिखेंगे आप कि सो रिजल्टेंट एट पॉइंट P, तो आप वहाँ से V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 करोगे। अब जो भी इक्वेशन आपके पास 1 और 2 था दोनों को सब्स्टिट्यूट करोगे। सब्स्टिट्यूट करने में एक चीज़ ध्यान रखो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो वो कॉमन पार्ट अपने आप पहले लिख लो। तो आप लिख सकते हो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आप यहाँ पे लिख लो अब। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो 1/R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस एल कॉस थीटा, ये आप लिख लोगे ऐसे। अब इसका सिर्फ हम लोग को LCM ही लेना बाकी है, तो हम लोग LCM ले लेते हैं। तो हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आप LCM लेते हो तो यह हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R माइनस एल कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये A माइनस बी और A प्लस बी के फॉर्म में है तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा और L cos थीटा और L cos थीटा मिल के 2L cos थीटा हो जाएगा। तो आप V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 2L cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब आपको पता है कि Q इंटू एल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो हम सबसे पहले उसको लिख ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2L इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे बट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। देयरफॉर अब पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 P कॉस थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो R की वैल्यू है 2L से बड़ी है कि छोटी है। तो लिखेंगे इफ़ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L देयरफॉर L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। जब नेग्लेक्ट करेंगे तो ये पूरा नेग्लेक्ट होगा तो सिर्फ R स्क्वायर बच जाएगा। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू 1/4πε0 P कॉस थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये आपके पास पोटेंशियल आया कहाँ पर, एट एनी पॉइंट जब आपने वैल्यू को निकाला। तो ये आपको नहीं भूलना है, इसको आप ध्यान रखोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब ये आपका इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन से आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो, एंगल कुछ भी दिया हो तो। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग कुछ पार्ट लिख लेते हैं डिस्कशन ताकि आपको इजी होगा सॉल्व करने में। तो हम कुछ नोट्स लिख लेते हैं। तो क्या नोट्स लिखने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लिखोगे नोट्स, और नोट में जो पहला नोट मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए कि अगर पॉइंट P एक्सियल लाइन पर रखा है डाइपोल के और पॉजिटिव चार्ज के साइड रखा है तब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लिखेंगे व्हेन पॉइंट P lies on the axial line of the side of positive charge, then थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो उस कंडीशन में कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी +1। जैसे ही +1 होगी तो आपके पास V इज इक्वल टू 1/4πε0 P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर है। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो आपके पास वैल्यू आ गई 1/4πε0 क्या हुआ, P अपॉन R स्क्वायर। ये सिर्फ किसके लिए है, एक्सियल पॉइंट के लिए आ गया देखो। और हम लोग जनरल इक्वेशन से निकाल लिए। अगर वही पॉइंट एक्सियल पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की साइड है तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। यही सब क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है कि आप पढ़े नहीं हो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप इस सब चीज़ों को ध्यान रखो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे लेक्चर्स को आप बिना स्किप के देखोगे तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऐसे कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बार बार इसको रिवाइज करो, बार बार आप कभी प्रॉब्लम हो तो ये तो वीडियोस आपको पड़े हुए हैं, आप देखते रहो। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हो। फिर हम कंसिडर करें कि पॉइंट P को ज़रा नेगेटिव साइड में रखें। तो व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द, यहाँ पे मैंने शायद डाइपोल लिखना छोड़ दिया है, line of the dipole on the side of negative charge। तो अगर नेगेटिव साइड हो जाएगा तो उस कंडीशन में
थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, तब थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में जो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। जैसे ही -1 होगा तो v की वैल्यू के फॉर्मूले में -1 4πε0 p/r² हो जाएगा। तो ये सब टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब पॉइंट पी को हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल फॉर्म में, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द equatorial line of the dipole, then ऐसे कंडीशन में थीटा के लिए इक्वेटोरियल कंडीशन में थीटा के लिए 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती तो कॉस थीटा के लिए यहाँ पे अब 0 हो जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब कि v की वैल्यू 0 हो जाना, तो आपके पास v की वैल्यू 0 हो गई। अगर आपसे कहा जाता है कि वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए आप इक्वेशन को पोटेंशियल के, तो आप लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के ही काम आता है, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1/4πε0, अगर आप इसको p.r लिखते हो तो आपको नीचे भी एक r मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, तो जाएगा r3, और इस तरह से ये आपका वेक्टर फॉर्म होगा, ठीक है। और r यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, किसका, पॉइंट p का। तो इस तरह से आप निकाल लोगे, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आप निकाल रहे होगे तो वो आर यहाँ पर पोटेंशियल अगर डाइपोल की वजह से निकालते हो तो r² के इनवर्स इक्वेशन होगा, अगर हम लोग सिंगल चार्ज के लिए निकालते हैं तो r होगा। तो आप ये भी पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आप समझ सकते हो, मैं इंडिकेट भी कर दे रहा हूँ कि द पोटेंशियल at the potential due to dipole varies as v is proportional to r², while potential due to सिंगल चार्ज यहाँ पे कहने का मतलब कि पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज वेरीज v इज प्रोपोर्शनल टू r। तो ये सब आपको मल्टीपल चॉइस में आपके कॉन्सेप्ट लेवल को ज़्यादा मजबूत करने के लिए काम आता है। फिर आपको अगला जो टॉपिक पढ़ना है बच्चों वो है रिलेशन बिटवीन E एंड V, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसके बीच का रिलेशन पढ़ना है। फिर हम लोग को आगे बढ़ना है कि पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, और फिर हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और इस तरह से चैप्टर आगे बढ़ेगा। और तब हम लोग को पढ़ना होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एज रिलेटेड टू द सम पोटेंशियल डिफरेंस। खैर वो तो अभी आगे का पॉइंट है। तो बच्चों जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो टू मोटिवेट मी to give you proper knowledge and proper guidance. Thank you everyone.